एकनाथ शिंदे ही सबसे ज्यादा मुसीबत में हैं। सारे दबाव उनके ऊपर हैं। वो जाहिर है कि जयचंदों पे होते हैं। संजय राउत ने इससे पहले कहा था कि कुछ जयचंदों की वजह से आज ये हालत हुई है। तो जयचंद जो है उनका मुश्किल में होना स्वाभाविक है। अगर वो ठीक तरीके से नहीं मानेंगे तो देवेंद्र फडणवीस, मोदी जी उन पर सख्ती भी कर सकते हैं। ये जो खर्चे वो कर रहे हैं उसकी जांच भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ईडी कहीं एक ही जगह पहुंचेगी। ईडी न भी पहुंचे तो ईडी की धमकी पहुंच सकती है। एकनाथ शिंदे ने जो खेल खेला है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। उससे बच नहीं सकते। देखिए हुआ क्या है, महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को बहुत हल्के में ले लिया, लेकिन फिर भी उनके 29 नगर सेवक जो हैं वो जीतने में कामयाब हो गए। बीजेपी सोच रही थी कि जिस तरह से उसने बिहार में या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करी है, ऐसी यहां भी कर लेगी। लेकिन यहां पे उसको रोकने के लिए उद्धव ठाकरे थे। हमने पिछली बार बताया था कि उद्धव ठाकरे जो है उनकी एक छवि जो है बंबई में और खासतौर से महाराष्ट्र में बहुत निखर के सामने आई है। वहां इस वक्त ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो छवि के मामले में, इमेज के मामले में उद्धव ठाकरे का मुकाबला कर सके। शरद पवार कभी बहुत बड़े स्टालवर्ट कहलाते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे जा रहे हैं। उनके और उनके भतीजे के बीच दोस्ती और दुश्मनी के जो संबंध रहे उससे लोगों को उन पर शक पैदा होने लगा कि वो क्या कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे पे या शिवसेना उद्धव पे एक ही आरोप था कि ये जो है अडानी के खिलाफ नहीं बोलते, मगर इस बार उन्होंने साफ बोल दिया। राज ठाकरे ने बोला पहले, उद्धव ठाकरे की पार्टी में आने के बाद, मतलब साथ समझौता होने के बाद। फिर संजय राउत ने बोला कि अडानी को बंबई नहीं लेने देंगे। ये जो मैसेज है ये सबसे बड़ा मैसेज है कि मुंबई जो है मुंबई वालों की है, देश की है, महाराष्ट्र की है, सबकी है, लेकिन अडानी की नहीं है। एक पूरा शहर अडानी का हो जाए, इससे बड़े आश्चर्य की, दुख की और देश के लिए खतरनाक बात और कोई हो नहीं सकती। तो एकनाथ शिंदे जो है आज बहुत बड़ी मुसीबत में है। वहां मेयर बनने के लिए ये जो लड़ाई हो रही है उसका एक कारण सबको मालूम है कि जो बीएमसी है उसका बहुत बड़ा बजट होता है। देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है वो, और वहां पे जो कब्जा करता है तो वो तीसरी ताकत के रूप में उभर के सामने आता है। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और उसके बाद बीएमसी है जी। लेकिन वहां पे जो एक सवाल है वो सबसे बड़ा है कि बीजेपी जो है अपने सहयोगी दलों के साथ, जिन्होंने उसे आगे बढ़ाया है, जिन्होंने उसे रास्ता दिया है, जगह दी है, किस तरह व्यवहार करती है और क्या ये हमेशा चल सकता है। राहुल कल हरियाणा जा रहे हैं। हरियाणा में याद होगा कि हरियाणा में भी एक गुट ने चौटाला के बीजेपी का साथ दिया था। उसके बाद पिछले चुनाव में उसको उठा के फेंक दिया गया, उसे पूछे ही नहीं गया। इसी तरह यहां मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वो जीता गया, उनसे कहा हट जाइए आप। बिहार बचा हुआ है और उसके कारण है, वो कारण सामाजिक न्याय के कारण है। सामाजिक न्याय एक ऐसा मुद्दा है जहां मोदी जी ज्यादा हस्तक्षेप कर नहीं सकते। वहां पे सामाजिक न्याय के आधार पे नीतीश कुमार बचे हुए हैं, नीतीश कुमार बने हुए हैं। नहीं तो नीतीश कुमार भी इस बार जाने वाले थे और जाएंगे वो 6 महीने, साल भर। इससे ज्यादा नीतीश कुमार को मोदी जी रखने वाले नहीं हैं। दूसरी एक खास बात और है, हम बता दें कि राहुल का जो कल का टूर है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हरियाणा का वैसे तो लगातार चल रहा है, आज केरल में थे वो, कल रायबरेली में होंगे वो, परसों हरियाणा में होंगे वो। तो ये इसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे कि उनके क्या मायने हैं। लेकिन ये एक बात बता दें कि जब ये मोदी जी के अंतर्विरोध सामने आ रहे हैं,
बीजेपी के अंतर्विरोध सामने आ रहे हैं और वो उनकी दीवारें खुद ढहने के कगार पे हैं, तो ऐसे में राहुल की सक्रियता और ज्यादा बढ़ गई है। इसके बारे में हम नेक्स्ट राउंड में बताएंगे। जी जी, बहुत जरूरी है, क्योंकि विपक्ष का नेता क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ योजना क्या बन रही है? राहुल गांधी को लेकर कुछ बताने वाले थे शकील जी। शकील जी, क्या चल रहा है इधर कांग्रेस खेमे में? देखिए, हम जो बता रहे थे वो ये था कि जो स्थितियां बन रही हैं, जिस तरह मोदी जी के बीजेपी के अंतर्विरोध सामने आ रहे हैं और जिस तरह बीजेपी के अंदर से चाहे दबी हो कुछ आवाजें आ रही हैं, उस स्थिति में राहुल का सक्रिय होना और अति सक्रिय होना बड़ा मायने रखता है। अभी राहुल ने असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, बंगाल, जहां जहां चुनाव हो रहे थे, रोज एक एक की मीटिंग करी और उसके बाद आज वो केरल में थे और आज ही शाम को वो ही पहुंच गए होंगे, शायद लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरने वाले थे, कहीं पहुंचने ही वाले थे। वहाँ लखनऊ एयरपोर्ट पे नेता लोग पहुंच गए थे और रात को वो रायबरेली जाके वहाँ रुकेंगे और कल उनके रायबरेली में प्रोग्राम है। रायबरेली के प्रोग्राम में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। मनरेगा पे तो वो मीटिंग ले ही रहे हैं वहाँ पे। मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कांग्रेस के लिए, मनरेगा की वापसी। इसके अलावा वो वहाँ पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। वहाँ हर साल राहुल क्रिकेट टूर्नामेंट करवाते हैं। इस बार उनके साथ आरपी सिंह वहाँ पे होंगे। आरपी सिंह क्रिकेटर हैं, सब जानते हैं आरपी सिंह को, हमारे दर्शक जानते हैं, तो आरपी सिंह होंगे। लेकिन इससे पहले राहुल के साथ सचिन तेंदुलकर वहाँ पहुँचे थे। जब आरपी सिंह की भी हमें खबर मिली कि आरपी सिंह राहुल के साथ होंगे वहाँ, और सचिन तेंदुलकर वहाँ गए, दिन भर बैठे राहुल के साथ में। गांव के अंदर क्रिकेट टूर्नामेंट होता है वहाँ, और उसके बाद ही उन्होंने भारत रत्न और राज्यसभा ले ली। सचिन तेंदुलकर ने इस तरह से भारत रत्न और राज्यसभा ली थी कि उस वक्त वो चारों तरफ चक्कर काटा करते थे। कल रायबरेली के बाद राहुल का हरियाणा का प्रोग्राम है, कुरुक्षेत्र का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो संगठन की बात राहुल कर रहे हैं, तो वहाँ हरियाणा और उत्तराखंड दोनों जगह के जिला कांग्रेस अध्यक्षों की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जो 13 तारीख से चल रहा है। इसके बारे में मीडिया ज़्यादा बताता नहीं है, इसलिए लोगों को मालूम नहीं पड़ता। बीजेपी का कुछ हो तो सब मालूम पड़ जाता है कि उनके प्रशिक्षण शिविर लग रहे हैं, ये हो रहा है। तो 13 से 22 तक वो चल रहा है, तो राहुल उसमें जा रहे हैं। तो हम जो बात बता रहे थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के जो अंतर्विरोध हैं उनको मीडिया ढक लेता है, उनको बताता सॉरी उनको बताता नहीं है। आज जो है पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कांग्रेस के जो राजस्थान के अध्यक्ष है डोटासरा, गोविंद डोटासरा, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी सुबह 10 बजे आके। और टीकाराम जूली जो वहां पे विधायक दल के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कि वहां पे 45 लाख वोट अचानक काट दिए। अभी 3 जनवरी तक वो बता रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर जैसा कि होता है बीजेपी का दबाव आया तो 45 लाख वोट एक झटके में काट दिए। तो उन्होंने अच्छा किया कि उसको नोटिस में लाया, बताया, मीडिया उसको कितना दिखाएगी कितना बताएगी ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन वो बात एक संज्ञान में आना बहुत जरूरी थी कि हर जगह राजस्थान में भी, जहां अभी दूर दूर तक कोई चुनाव नहीं है, वहां पे भी यही खेल चल रहा है। जहां चुनाव है वहां तो समझ में आता है कि बंगाल में कर रहे हैं साहब ये, लेकिन राजस्थान में क्यों कर रहे हैं अभी से? लेकिन वहां पे भी वो इसी तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। हर जगह से वो अपनी जो उनके पसंद के वोटर नहीं है उन्हें हटा रहे हैं, जो उनकी पसंद के वोटर हैं वो उन्हें जोड़ रहे हैं। इसके अलावा जो अभी आप बता रहे थे गडकरी का बयान रिटायरमेंट का, तो वहीं महाराष्ट्र में एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान मोहन भागवत का भी आया है। देखिए अब किस तरह की बातें हो रही हैं। आरएसएस के 100 साल हो गए। कभी आरएसएस बीजेपी को चलाती थी, कभी आरएसएस मात्र संगठन कहलाती थी और वो इन सब के ऊपर नियंत्रण रखती थी। आज भागवत मुंबई में कह रहे थे कि मैं और मोदी दोनों धर्म के अनुसार चलते हैं। मोदी से अपनी समानता करके वो स्वीकृति पाना चाह रहे थे। कभी बीजेपी के नेता जो हैं
आरएसएस से स्वीकृति पाते थे, वहां से मान्यता लेते थे। लेकिन आपको याद होगा नड्डा ने कह दिया था, निशिकांत दुबे ने कह दिया था कि अब हमें जरूरत नहीं है आरएसएस की। तो लगता है वो दिन आ गया शायद, और इसलिए मोहन भागवत को भी ये बात मालूम पड़ गई है कि अब जो है सर्वो सर्वा जो है वो मोदी बन गए हैं। आरएसएस के अंदर भी इस बात की चर्चाएं होंगी, जरूर होंगी, कि क्या मोदी इतने ताकतवर हो गए हैं अब कि हमारे भागवत जी उनके बराबर खड़े होकर गर्व महसूस कर रहे हैं कि मैं और मोदी जी धर्मानुसार आचरण करते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं। मोदी जी कितने धर्म के अनुसार चलते हैं ये अभी आप बता रहे थे। क्या हुआ माघ मेले में, किस तरह शंकराचार्य का अपमान हुआ। आज पवन खेड़ा ने उसी की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने आधार बताया, कारण बताया क्यों शंकराचार्य के खिलाफ है। क्योंकि कोविड में जब नदियों में लाशें तैर रही थी तो शंकराचार्य जी ने सवाल उठाया था। जब कुंभ में भगदड़ हुई थी, लोग मरे थे, तो शंकराचार्य जी ने सवाल उठाया था। और 40 साल से कभी उनको माघ में स्नान करने से नहीं रोका गया। और अब आप देखो कि शंकराचार्य को ही खलनायक बनाने के लिए पूरा गोदी मीडिया और भक्त आ गए हैं। उन्हीं के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये करते थे, इन्होंने ये करा, और इन्होंने जो है वहाँ जो मध्य प्रदेश के छतरपुर के जो बागेश्वर महाराज हैं उनके खिलाफ ये बोला। बागेश्वर महाराज को इनके मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं वो। तो हालत तो इतनी गंभीर हो गई है कि कोई भी अगर मोदी जी के खिलाफ बोलता है, कोई भी अगर बीजेपी के खिलाफ दिखता है, उसको खलनायक बनाने में 1 मिनट भी नहीं लगाते हैं। लेकिन ये स्थितियां अब जो है ज्यादा चलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये आरएसएस को भी अगर झुकना पड़ रहा है तो इसका मतलब मोदी जी उतने ताकतवर नहीं है। उसका मतलब ये है कि आरएसएस कमजोर हो रही है। अगर आरएसएस कमजोर हो जाएगी, बाकी संगठन कमजोर हो जाएंगे, बीजेपी के नेता कमजोर हो जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं से वो आवाजें उठना शुरू होंगी। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, आरएसएस, बीजेपी सबकी जो रणनीतियाँ और आने वाले समय में एक अलग पिक्चर हम देखेंगे। लेकिन पिक्चर की शुरुआत क्या महाराष्ट्र से होने जा रही है, और महाराष्ट्र का ये